हम लोगों को समझ में आया कि समाज जो है वो गुलामी में है और गुलाम समाज को हमें आजाद कराना है। तो संगठन ने जो जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदारी जवाबदारी समझकर हर व्यक्ति ने अगर अपने जिम्मेदारी का अगर सही तरीके से वहन किया तो निश्चित रूप से तहसील में नहीं, जिला में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि गांव देहात में हम लोग नेतृत्व निर्माण कर सकते। तो जब मेरी जिम्मेदारी 2010 में भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा के ऊपर लगाई तो तब मैं सह राष्ट्रीय प्रभारी था और राष्ट्रीय प्रभारी विलास खराज सर थे। फिर विलास खराज सर की जिम्मेदारी जब राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा के तरफ लगाई राष्ट्रीय प्रभारी के तौर पर, और फिर मुझे भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा का मुझे फिर राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया 2013 में। और जो बातें आप लोगों को मैंने बताई कि नेतृत्व की सबसे बड़ी टेस्ट होती है उसका परफॉर्मेंस, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की नेतृत्व हो, चाहे वो राज्य स्तर का नेतृत्व हो, चाहे वो जिला स्तर का नेतृत्व हो या गांव देहात स्तर का नेतृत्व हो, परफॉर्मेंस इज द टेस्ट ऑफ लीडरशिप। हर व्यक्ति को टेस्ट देनी पड़ती है। और ये जो भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा, ये जो संगठन है, आज 2022 चल रहा है और 2022 में हम लोगों ने इस संगठन को 25 राज्य और 370 जिला तक हम लोगों ने ये संगठन पहुंचाया। ये जो अनुभव 15-16 साल संगठन में काम करने का, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ में काम करने का, मेश्राम साहब के दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी, अनुशासन में रहकर कार्य करने का जो अनुभव हमारे पास आया कि जो विंग हमने 25 राज्य और 370 जिलों में पहुंचाई, इस अनुभव के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शायद ये निर्णय लिया होगा कि बामसेप ये कर्मचारियों का संगठन है और कर्मचारी संघर्ष नहीं कर सकता क्योंकि बामसेप की कुछ मर्यादाएं हैं। और खास करके बामसेप की 3 मर्यादा है। एक की ये नॉन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन है, किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर जाकर बामसेप का कर्मचारी कार्य नहीं कर सकता। दूसरा, ये नॉन एजुटेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये संघर्ष नहीं कर सकता क्योंकि कर्मचारियों को सिविल कंडक्ट रूल लागू है, उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। और तीसरा कि ये संगठन नॉन रिलीजियस है, किसी धर्म का हम लोग प्रचार नहीं कर सकते। ये मर्यादा बामसेप की है। मांगने से भीख नहीं मिलती, आज़ादी कहाँ से मिलेगी? अगर आज़ादी अगर हम लोगों को हासिल करना है तो संघर्ष करना होगा और संघर्ष के बगैर आज़ादी मिलने वाली नहीं है। आज़ादी बाद में मिलेगी, संगठित शक्ति पहले निर्माण करनी होगी। दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए हैं संगठित शक्ति से हुए हैं, क्योंकि विचारधारा से आप सिर्फ लोगों को जोड़ सकते हो। जो अनुभव है वो अनुभव आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ कि जैसे लकड़ी को जोड़ने के लिए फेविकॉल की जरूरत होती है, ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है, वैसे इंसान को जोड़ने के लिए एक रसायन की जरूरत होती है और वो रसायन है विचारधारा। विचारधारा से हम लोग सिर्फ लोगों को जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा परिवर्तन हम लोगों को लाना है तो बड़ा परिवर्तन हम लोग संगठित शक्ति से ही बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अब बड़ा परिवर्तन हमारे लिए क्या है? आज़ादी। हजारों साल से हम लोग गुलाम लोग हैं, हम आजाद होना चाहते हैं। आजादी संगठित शक्ति से होगी और संगठित शक्ति कैसे निर्माण होगी? तो दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी और अनुशासन से संगठित शक्ति निर्माण होगी। ये जो प्रिंसिपल है संगठित शक्ति का, ये प्रिंसिपल हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजादी मकसद ये हमने किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित नहीं किया, तो आजादी मकसद ये समाज के लिए निर्धारित किया। कार्यकर्ता के लिए क्या है? अनुशासन, दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी, अनुशासन, ये कार्यकर्ता के लिए प्रिंसिपल है। अगर कार्यकर्ता इस प्रिंसिपल में अगर बंधा रहेगा तो संगठित शक्ति का निर्माण होगा। संगठित शक्ति हम लोग क्यों निर्माण करना चाहते हो?
ताकि टॉप टू बॉटम नो डिफरेंट ओपिनियन। ये जो हम लोग आजादी का जो आंदोलन चला रहे हैं, इस आजादी आंदोलन में डिफरेंट ओपिनियन हमारा नहीं होना चाहिए। तो समाज के ऊपर और संगठन के ऊपर एक ही नियंत्रण होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटरी ऑफ कमांड। जिस दिन कार्यकर्ताओं में जब डिफरेंट ओपिनियन जब निर्माण होता है, तब सबसे ज्यादा समस्याएं इस देश में निर्माण हो जाती है। इसलिए मैं बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप में कहते रहता हूं कि काम ज्यादा करने के बजाय कम काम करो। मैं एक सिद्धांत ट्रेनिंग कैंप में बताते रहता हूं कि काम ज्यादा करने के बजाय कम काम करो, लेकिन कार्य जो है वो दिशा निर्देशन नियंत्रण निगरानी अनुशासन में होना चाहिए। इस पर जो कार्यकर्ता अमल करता है, वो कार्यकर्ता अपने ऑब्जेक्टिव में, अपने उद्देश्य में, अपने मकसद में विजय प्राप्त करता है। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब बामसेप 1978 में निर्माण हुआ, मानवर काशीराम साहब, दीना भाना जी और खापर्डे साहब ने जब बामसेप बनाई, ये संगठन जब बनाया, तब काशीराम साहब इस बामसेप के नेशनल प्रेसिडेंट थे, इस संगठन को चलाते थे और 1984 तक उन्होंने इस संगठन का नेतृत्व किया। और 1984 में यह संगठन 13 राज्य और 140 जिलों का संगठन था। और मानवर काशीराम साहब ने 1984 में पॉलिटिकली एक्शन ली और उन्होंने पार्टी बनाई। और बामसेप ये कर्मचारियों का संगठन है, कर्मचारियों को सिविल कंडक्ट रूल लागू है, इसलिए कर्मचारी किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर जाकर कार्य नहीं कर सकते। इन बात को ध्यान में रखते हुए फिर मानवर काशीराम साहब अपने राजनीतिक जीवन में पूरा जीवन उन्होंने वहन किया। और 1984 में एक महत्वपूर्ण घटना बामसेप में हुई। डीके खापर्डे साहब ने मेश्राम साहब के सामने प्रस्ताव रखा। तब मेश्राम साहब बीएसएनएल में नौकरी कर रहे थे, नांदेड़ में असिस्टेंट टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे बीएसएनएल में। और उनके सामने प्रस्ताव रखा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब था, प्रस्ताव रखा कि अब आपको नौकरी छोड़नी होगी। और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मकसद को ध्यान में रखते हुए 1984 में वामन मेश्राम साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ी। आप अंदाजा लगाइए, जब 13 राज्य और 140 जिलों का संगठन था और जब मानवर काशीराम साहब ने पॉलिटिकली एक्शन ली, तो करीबन 99% ऑर्गेनाइजेशन मानवर काशीराम साहब के साथ में खड़ा हो गया। सिर्फ 1% ऑर्गेनाइजेशन खापर्डे साहब के साथ में था। ऐसी परिस्थितियों में मेश्राम साहब ने नौकरी छोड़ी। अभी वर्तमान में गद्दारों ने जो गद्दारी की, जो संगठन में तोड़फोड़ करने का जो प्रयास किया, इससे हमारे कार्यकर्ता टेंशन में आ गए, चिंता में आ गए। आप वो दौर याद कीजिए जब 1984 में काशीराम साहब ने जो एक्शन ली थी, तब सिर्फ 1% ऑर्गेनाइजेशन खापर्डे साहब के साथ में खड़ा है और एक नौजवान सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ रहा है। नौकरी छोड़ी, संगठन के पूर्णकालीन प्रचारक बने और 1984 में उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं एक दिन एक रात बेवजह एक जगह पर नहीं रुकूंगा, निरंतर चलते रहे। 20 साल तक वामन मेश्राम साहब, 45 साल हो गए वे संगठन में कार्य कर रहे। जब बामसेप में आए तब उनकी उम्र 19 साल की थी, आज उनकी उम्र 65 साल पूरे हो चुके हैं। करीबन 45 साल की जिंदगी इस मिशन में लगी हुई है और उन्होंने 84 में निर्णय लिया कि मैं एक दिन एक रात बेवजह एक जगह पर नहीं रुकूंगा, निरंतर चलते रहे।
रेलवे स्टेशन पर रहकर जिंदगी बिताई, बस अड्डे पर रहकर जिंदगी बिताई, रेलवे में चले, बस में चले, ऑटो में चले, रिक्शा में चले, चने फुटाने खाकर जिंदगी बिताई, क्योंकि तब कार्यकर्ता नहीं हुआ करते थे। जो कार्यकर्ता थे वो मानवर काशीराम साहब के साथ में चले गए और उस वक्त प्रचार था कि ये काशीराम साहब के विरोधी लोग हैं, इसलिए लोग घर में आने नहीं देते थे। ऐसी परिस्थितियां थी उस वक्त 1984 में, ऑफिसेस नहीं थे। ऐसी सिचुएशन पर रहने के लिए लोग जगह नहीं देते थे, खाने के लिए जगह नहीं मिलती थी, चने फुटाने खाकर जिंदगी बिताई। सार्वजनिक जो शौचालय है उसमें नहाना धोना कर कर जिंदगी बिताई, धर्मशालाओं में रहकर जिंदगी बिताई। और आज ये संगठन 31 राज्य, 567 जिला, करीबन 4,500 तहसील, करीबन 22,000 ब्लॉक और 1.5 लाख गांव का संगठन आज वामसेप बना। इतना विशाल संगठन बना, इतना विशाल संगठन बना कि 4 बार हम लोगों ने अभी तक भारत बंद किया। आज भारत का आरएसएस को टक्कर देने वाला, इस मनोवाद को, इस ब्राह्मणवाद को टक्कर देने वाला अगर कोई संगठन आज निर्माण हुआ है और कोई नेतृत्व निर्माण हुआ है तो उस संगठन का नाम है वामसेप और उस नेतृत्व का नाम है वामन मेश्राम साहब। और ये 6 अक्टूबर की जो घटना नागपुर में हुई, आरएसएस कार्यालय पर जो प्रोटेस्ट मार्च की तैयारी हम लोगों ने की, कार्यक्रम की तैयारी जो हम लोगों ने की, और जो लाखों लोग, करीबन 3 लाख के आसपास लोग जो नागपुर में आए, और उससे जो ऑल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो मैसेज गया, आज समाज जो है हमारे तरफ, जो समाज का देखने का जो नजरिया है, वो नजरिया समाज का अभी बदल चुका है। जो मीडिया कवर नहीं कर रही थी मेश्राम साहब को, उनका चेहरा दिखाना तो दूर, नाम भी नहीं दिखाते थे। आप लोगों ने देखा होगा उनकी जन्म कुंडली चर्चा चल रही टीवी पर कि ये यवतमाल में जन्मे, फलाने गांव में जन्मे, फलाने तहसील में जन्मे, वामसेप में इतने साल पहले जुड़े, पूरी जन्म कुंडली दिखाई है। आज परिस्थिति ऐसी है कि आज मेश्राम साहब जिस जिला में जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, मीडिया पहले पहुंच जाती है। परिस्थितियों में बदलाव हुआ, मीडिया पहले पहुंच जाती है। तो ये जो 6 अक्टूबर की जो घटना भारत में निर्माण हुई, ये 6 अक्टूबर की घटना ऐसे ही निर्माण नहीं हुई। वामसेप ने 1978 में ही प्लान बनाया कि हम हमारे समाज को आज़ादी कैसे दिलाएंगे, और उसके कुछ टाइम पीरियड हम लोगों ने निर्धारित किए। 4 टाइमिंग का कार्यक्रम निर्धारित किया, 4 टर्म्स का कार्यक्रम हम लोगों ने निर्धारित किया, और उस वक्त एक योजना बनाई थी, और वो पहली योजना थी प्लानिंग फॉर प्रिपरेशन। 1978 से लेकर 1998 तक 10 साल इस पर काम किया। हम लोगों ने प्रिपरेशन किया कि अपने समाज को आज़ादी कैसे दिलाएंगे। फिर दूसरा प्लान बनाया प्रिपरेशन फॉर कन्फर्मेशन, मतलब तैयारी हम लोगों ने की, और तैयारी करने के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम वामसेप ने बनाया। याद आ रहा है 15 पॉइंट प्रोग्राम? भौगोलिक नेटवर्किंग, सामाजिक नेटवर्किंग, महिलाओं का नेटवर्किंग, ऐसे 15 पॉइंट प्रोग्राम हम लोगों ने बनाए। और वो 1999 में वो कार्यक्रम निर्धारित किया, तब खापर्डे साहब जीवित थे, लेकिन उनका आखिरी क्षण चल रहा था। और जब वो जीवित थे तभी उन्होंने मेश्राम साहब की तरफ ये जिम्मेदारी दी, और मेश्राम साहब ने 1999 में 10 पॉइंट प्रोग्राम बनाया। अभी वो 15 पॉइंट प्रोग्राम है, जिस पर हम लोगों ने 10 साल काम किया। 2008 तक हम लोगों ने काम किया। फिर 2009 में फिर तीसरे योजना पर हम लोगों ने काम किया। वो तीसरी योजना थी कन्फर्मेशन फॉर एजिटेशन, और एजिटेशन के लिए 2009 में जो प्लान हम लोगों ने बनाया, तो 2009 से लेकर 2019 तक आज वामसेप ने 88 ऑफशूट संगठन बनाए लड़ाई लड़ने के लिए। ये जो कन्फर्मेशन फॉर एजिटेशन का जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम में संगठन को देशव्यापी संगठन बनाया। उसके लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम पर हम लोगों ने अमल किया,
88 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने बनाए और अलग अलग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम लोगों ने नेतृत्व निर्माण करने की कोशिश की। 6243 जातियां जो भारत में है, उनमें से 4200 जातियां आज संगठन के साथ में जुड़ी हुई है और हर जाति समूह में जो मूल निवासी बहुजन समाज से बिलोंग करती है, हर जाति समूह में हम लोगों ने नेतृत्व निर्माण करने की कोशिश की और 2010 में लड़ झगड़ने के लिए एक पहला संगठन हम लोगों ने बनाया जिसका नाम था भारत मुक्ति मोर्चा। ये संगठन 2010 में बनाया। ऐसे 88 ऑफशूट विंग हम लोगों ने बनाया। फिर 2019 में एक चौथा कार्यक्रम संगठन ने अमल में लाना शुरू किया और वो कार्यक्रम है एजिटेशन फॉर लिबरेशन। अब ये जो लड़ाई है, अब लिबरेशन की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये आज़ादी की जो लड़ाई है शुरू हो चुकी है, आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है, आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है और 2019 से लेकर 2029 तक का इसका टाइम पीरियड है। 2029 तक किसी भी परिस्थिति में हमें इस देश में 6 लाख गांव का संगठन हम लोगों को निर्माण करना है और एक संगठित शक्ति का हम लोगों को निर्माण करना है ताकि संगठित शक्ति से हम आने वाले दिनों में अपनी आज़ादी हासिल कर सके और उस दिशा में हर जिला को, हर राज्य को और हर सेंट्रल के पदाधिकारियों को पहल करनी है। 6 लाख गांव में कैसे पहुंचना है, ये संगठन का मामला है कि संगठन को 6 लाख गांव में कैसे पहुंचाना है। जिला के लोगों को अपने जिला के बारे में सोचना है कि जिला में अगर 15 तहसील है तो एक भी तहसील अनकवर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर जिला में ब्लॉक है, जिला में गांव देहात है तो हर गांव देहात तक हमारा संगठन पहुंचना चाहिए। अगर हम लोग कह रहे हैं कि मैं वामसेप का कार्य करता हूं, मैं भारत मुक्ति मोर्चा का कार्य करता हूं, तो कार्यकर्ता किसे कहते हैं? तो कार्यकर्ता की भी डेफिनेशन है। जैसे नेतृत्व की टेस्ट होती है वैसे कार्यकर्ताओं की भी टेस्ट होती है और संगठन में हर व्यक्ति को अपना परफॉर्मेंस देना पड़ता है। कोई अच्छा बोल रहा है, अच्छा भाषण दे रहा है, अच्छा समझा रहा है, इस वजह से संगठन जिम्मेदारी नहीं देता। जिम्मेदारी, जवाबदारी ये उसी व्यक्ति को दी जाती है जो व्यक्ति परफॉर्मेंस निकाल सके, रिजल्ट निकाल सके। तो कार्यकर्ता, अगर हम लोग कहते हैं कि मैं फलाने संगठन का कार्यकर्ता हूं, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता किसे कहते हैं? कम से कम कार्यकर्ताओं में 5 गुण होने चाहिए। पहला, प्रचार करना। प्रचार करने का मतलब क्या? अपने हेडक्वार्टर पर रहकर प्रचार करो। अगर आप गांव में रहते हो तो हेडक्वार्टर पर रहकर प्रचार करो। कैसे? सोमवार से शुक्रवार, टाइमिंग भी है। प्रचार करना क्या है? जैसे कर्मचारी है, अब कर्मचारी हेडक्वार्टर छोड़कर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि 10 से 5 नौकरी है, कर्मचारी के पास टैलेंट है, मनी है, समय की समस्या है। लेकिन सही तरीके से अगर समय यूटिलाइज किया तो कर्मचारी बेहतरीन तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये जो वामसेप जो 1.5 लाख गांव में पहुंचा ना, ये वामसेप कर्मचारियों ने पहुंचाया। उन लोगों ने पहुंचाया जिन्होंने टाइम, टैलेंट, मनी इस आंदोलन में लगाया। तो 24 घंटे की दिनचर्या होती है, दिन के 24 घंटे होते हैं। अगर हम लोग सही तरीके से यूटिलाइज करें कि 24 घंटे में से अगर 22 घंटे हम अपने निजी जीवन के लिए लगाते हैं और सिर्फ 2 घंटे अगर इस कार्य के लिए लगाते हैं, बहुत बड़ा रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर एक आदमी प्रतिदिन अगर 2 घंटे काम करेगा और इस जिला में अगर 100 लोगों ने निर्णय लिया, पूरे जिला के 100 लोगों ने निर्णय लिया कि प्रतिदिन मुझे 2 घंटा समय देना है, तो 100 लोग 200 घंटों का काम कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए 30 दिन में कितने घंटों का काम होगा और 365 दिन में कितने घंटों का काम होगा। आने वाले 2500 साल की गुलामी आने वाले 5 साल में हम लोग खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो जो सोशल ऑनेस्टी जो है, संगठन के प्रति जो ईमानदारी है, अपनी जिम्मेदारी के प्रति जो ईमानदारी है, उसका सही तरीके से अगर हम लोगों ने वहन किया तो निश्चित रूप से ये चीज हम लोग कर सकते हैं।
अभी अनुकूल परिस्थिति है, अभी लोगों का विश्वास है, लोगों की आशाएं हम लोगों से जुड़ी हुई है, लोगों की अपेक्षाएं हम लोगों से जुड़ी हुई है कि यही लोग हैं जो आरएसएस को टक्कर दे सकते हैं। विजय मानकर की क्या परिस्थिति हो रही है आप अपने आंखों से देख रहे हैं। गद्दारों की क्या सिचुएशन है अपने आंखों से देख रहे हैं, उनके चेहरे देखने लायक नहीं। एक कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि उनके चेहरे दिखे तो मेरा खाना ही नहीं होता मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होती। मतलब जो परिस्थितियां निर्माण हुई है कि समाज का अभी विश्वास जो है वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व के ऊपर है कि यही नेतृत्व है जो समाज को न्याय दे सकते हैं, जिन्होंने 45 साल की जिंदगी लगाई। जितने भी गद्दार गायब हुए ना, उत्तर प्रदेश में नहीं थे, मैदान में नहीं थे। जो मैदान में नहीं थे वो भाग गए। वहां पे मैदान में कौन थे? मेश्राम साहब थे, चौधरी विकास पटेल थे, प्रविंदर प्रताप जी थे, प्रेम कुमार गेड़ाम थे, डॉक्टर अनिल कुमार माने थे, गौतम बंसोड़े थे। हम लोग गए, आ गए हम लोग, डे टू डे, मिनट टू मिनट, आवर्स टू आवर्स, सारी बातें हमारे सामने होती थी। क्या हो रहा है, क्या करना है, कौन सा प्लान बनाना है, किससे डायलॉग करना है, हर चीज हमारे सामने होती थी, हर चीज हमारे सामने होती थी। और मेश्राम साहब की एक बात मुझे अच्छी तरीके से याद आई, अभी वो समय नहीं है कि सबसे दुश्मनी मोड़ दो। तो बहुत खास बात, समझदारी ये है कि सबसे दुश्मनी हमको लेना नहीं है। अगर हमारा दुश्मन अगर निर्धारित है तो लड़ाई उससे होनी चाहिए ना। अगर हम लोग सबसे दुश्मनी अगर मोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो जो निर्धारित समय में हम लोग रिजल्ट लाना चाहते हैं वो रिजल्ट कहां से लाएंगे? तो ये सारी बातें जो है उत्तर प्रदेश में हमारे सामने हो रही है। इसलिए आप लोगों को नाम गिना कर बताया कि इनमें से कोई भाग गया। साला जो मैदान में था, जिनको सारी ए टू जेड जानकारी है, वो भागा नहीं। वो लोग भागे जो खुद मैदान में नहीं, जिनको एबीसीडी मालूम नहीं थी उत्तर प्रदेश के चुनाव की। और मैंने पहली ही बार बताया कि जब पहली बार मैं वामन मेश्राम साहब को मिला तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि उद्देश्य को लेकर, मकसद को लेकर, ध्येय को लेकर मैं किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं। इंसान की एक उम्र, इंसान का एक अनुभव ये कहता है कि अगर हम लोग वामन मेश्राम साहब को राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व मान रहे, उनके दिशा निर्देशन में हम लोग काम कर रहे, और एक विश्वास हमारे मन में अगर निर्माण हुआ है कि यही एक नेतृत्व है जो समाज को न्याय दे सकता है, अगर ऐसा आप लोग, हम लोग अगर सोच रहे तो वो क्या सोच रहे होंगे? अगर ऐसा आप और हम लोग अगर सोच रहे हैं तो वो क्या सोच रहे होंगे? जिन्होंने 45 साल की जिंदगी लगाई, जिनका 10 बाय 10 का कमरा नहीं है, जिनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन उनके ऊपर बेवजह बेफालतू कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं। इसलिए मेरे करीबन 22 राज्यों में ट्रेनिंग कैंप हुए। ये गद्दार लोग जो है जब भाग गए तो 22 राज्यों में ट्रेनिंग कैंप लगे। 22 राज्य का मैंने दौरा किया और 22 राज्य में मैंने एक चीज समझाई अपने अनुभव से कि इंसान जब जिंदा होता है तब लोग उसकी कदर नहीं करते। जब व्यक्ति जिंदा होता है तब उसकी कदर नहीं करते, और मरने के बाद उसका फोटो लाते हैं, हार चढ़ाते हैं, त्रिशरण पंचशील साधु साधु के कतल है परिस्थिति। नेतृत्व निर्माण होने के लिए सालों साल लगते हैं। आज जितने भी हम लोग साहब के साथ में काम कर रहे हैं, अभी भी नोटिंग पर चल रहे हैं। साहब बोलते हैं, हम लोग नोटिंग कर रहे हैं, अभी भी हम लोग नोटिंग पर चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास 45 साल का अनुभव है। नेतृत्व किसे कहते हैं? जो दुश्मन के षड्यंत्र को समझे और समाज को बचाने की रणनीति बनाए, वही लीडरशिप है।
आप समस्या बताते रहोगे और समस्या का समाधान चाहते हो, लेकिन आपके पास काउंटर प्लान नहीं है, आप फेल है। ये सिर्फ संगठन के लिए नहीं बता रहा, ये आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके सामाजिक जीवन के लिए बता रहा हूं कि आपके सामने समस्या है, काउंटर प्लान नहीं है। चाहे आपकी पारिवारिक समस्या हो, चाहे आपकी व्यक्तिगत समस्या हो, अगर काउंटर प्लान अगर आपके पास नहीं है, आप फेल है। किसी भी समस्या का समाधान काउंटर प्लान करता है। गद्दारों ने गद्दारी की, अगर हमने काउंटर प्लान बनाया नहीं होता तो गद्दारों का बंदोबस्त होता क्या है? गद्दारों ने गद्दारी की, अगर हमने काउंटर प्लान बनाया नहीं होता तो गद्दार तो नीचे से सुरंग लगा देते थे। हाँ, बहुत सारे लोग क्या बोल रहे थे, अरे सोशल मीडिया में नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारी एक आम सोच क्या कहती है, अरे सोशल मीडिया में नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया में ये क्या चल रहा है। अब आपको समझ में आया होगा कि जो चला सोशल मीडिया में थोड़ा अच्छा ही हुआ। जो सोशल मीडिया में चला, अब आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये अच्छा ही हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि चाहे विरोधी हो या दुश्मन हो, उसके कैरेक्टर पर निर्भर है कि युद्ध कहाँ होता है, उसके चरित्र के ऊपर निर्भर होता है कि वो युद्ध कहाँ करना चाहता है। अब आपका दुश्मन, आपका विरोधक आपके साथ युद्ध सोशल मीडिया में करना चाह रहा है और आप एक एक के कान में जाकर समाधान बताओगे। एक एक के कान में जाकर तो समाधान नहीं बताया जा सकता। इसीलिए विरोधक हो या दुश्मन हो, उसने जो प्लेटफॉर्म तय किया युद्ध नीति का, वहीं पर युद्ध होगा। भीमा कोरेगांव जो है, 1 जनवरी 1818 में जो भीमा कोरेगांव में जो हुआ कि 500 शूरवीरों ने 28,000 पेशुओं को काट डाला निर्धारित जगह। 2800 लोगों ने भी प्लान बनाया और 500 लोगों ने भी प्लान बनाया। 500 लोगों के सामने उद्देश्य था, 500 लोगों के सामने लक्ष्य था, मकसद था, उनके पास मोटिवेशन था 500 लोगों में कि ये कार्य हमें पूरा करना है। और जो अपॉर्चुनिटी हमको मिली, उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं। जो मोटिवेशन 500 लोगों में था, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं। 28,000 लोगों को काट डाला, एक के हिस्से में 56 लोग आए। तो साथियों, चाहे जिम्मेदारी कोई भी हो, अवसर बार बार नहीं आता। और जब भी मुझे संगठन में अवसर मिला, जब भी मुझे संगठन ने अपॉर्चुनिटी दी, वो अपॉर्चुनिटी को मैंने जाने नहीं दिया। चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, जो जिम्मेदारी, जो जवाबदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे ऊपर दी, हमने कोशिश की कि उस जिम्मेदारी का वहन ईमानी ईमानदारी करना है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, बहुत बार मेरे भाषणों में या कार्यक्रमों में, ट्रेनिंग कैंप में मैं बताते रहता हूँ, मैंने मेरे जीवन में बीवी, बच्चा, माँ बाप, इनको संभालना, ये जिम्मेदारी का मैंने किसी भी प्रकार का कोई टेंडर नहीं दिया। मेरे गांव के भी लोग यहाँ पर हैं और जिस यूनिट ने मुझे तैयार किया वो वर्रा यूनिट भी यहाँ पर है। ये चौके सर, तेलंग सर, इसके साक्षात्कार है। आप लोगों को जानकारी होगी कि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मैं 3रे दिन पहुंचा है नहीं, यही पर हुआ चंद्रपुर में। तब यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे और मेरे ही नाम से वो केस उसमें दर्ज है। इस वजह से मुझे वहां पर रुकना पड़ा था। तो सेंस ऑफ जो नेतृत्व होता है, उसको सेंस ऑफ टाइमिंग का भी उनको ध्यान रखना पड़ता है। आपकी इच्छा नहीं है वो कार्य करने की, लेकिन संगठन को लग रहा है कि वो जिम्मेदारी आपको देना है। संगठन के पास 45 साल का अनुभव है, आपके पास नहीं है। आपकी इच्छा नहीं है ये करने की, आपकी इच्छा नहीं है वहां जाने की, लेकिन संगठन को लग रहा है कि आप ही वो व्यक्ति है जो इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा सकते हो। तो संगठन आपके ऊपर वो जिम्मेदारी देता है
ताकि आपके अंदर वो लीडरशिप निर्माण हो, नेतृत्व निर्माण हो। नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है, लीडरशिप, लीड इफेक्टिविटी, जिसकी लीड करने की जो इफेक्टिविटी जिसके अंदर है वही लीडरशिप है। इसलिए मैं कहता हूं, ट्रेनिंग कैंप में भी बहुत सारी बातों में हम लोग ये बात बताते हैं, नेतृत्व के रेफरेंस में, त्याग समर्पण के रेफरेंस में ये बात बताते हैं कि नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास त्याग और समर्पण है। अब ये त्याग और समर्पण क्या है? त्याग और समर्पण का मतलब ये है कि आपके पास जो है, आपके पास जो है वो आप सार्वजनिक कार्य में लगा रहे हो, अपने समाज के लिए लगा रहे हो, समाज को गुलामी से मुक्त करने के लिए लगा रहे हो, चाहे फिर टाइम हो, चाहे फिर टैलेंट हो, चाहे फिर मनी हो। जो आपके पास है वही आपका त्याग और समर्पण है। तो साथियों, हम लोग कहते हैं कि मैं कार्य करता हूं, तो कार्यकर्ताओं के अंदर ये 5 गुण होना चाहिए। तो पहला बिंदु जो आप लोगों को बताया, वो पहला बिंदु है प्रचार करना। 24 घंटे में से 22 घंटे अपने निजी जीवन के लिए लगा लो, 2 घंटे इस काम के लिए दे दो। सोमवार से शुक्रवार अपने हेडक्वार्टर पर रहकर प्रचार करो, लेकिन निरंतर 2 घंटे होने चाहिए, क्योंकि 22 घंटे आप अपने निजी जीवन के लिए लगा रहे हो। और ये आपको ही करना है। आपको क्यों करना है? क्योंकि आपको पहले समझ में आया, समाज को ये बात समझ में नहीं आई। ये बात हम लोगों को समझ में आई, हमने जिम्मेदारी संभाली, हमने जवाबदारी संभाली। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि पहले हम लोगों को शुरुआत करनी होगी। फिर दूसरा बिंदु है प्रसार करना। प्रसार करना मतलब क्या है? अपना हेडक्वार्टर छोड़कर दूसरे एरिया में जाकर प्रसार करना। तो इसलिए कहा सोमवार से शुक्रवार अपने हेडक्वार्टर पर रहकर प्रचार करना है, और सैटरडे संडे को हेडक्वार्टर छोड़ देना। अगर इस प्रकार का अगर हम लोग अमल करते हैं तो एक तहसील में सिर्फ मिनिमम 100 या ज्यादा से ज्यादा 120 गांव होते हैं। कोई बड़ी तहसील रही तो 140 या 150 के आसपास गांव होते। 3 महीने में संगठन खड़ा कर सकते, 3 माह में संगठन हम लोग खड़ा कर सकते, अगर सही तरीके से अगर हम लोगों ने अपने समय का यूटिलाइज किया। तो सैटरडे और संडे को हेडक्वार्टर छोड़ना होगा। हम जिम्मेदार लोग हैं, हर चीज का समय निर्धारित है। ये शरीर नश्वर है, तथागत बुद्धा कहते हैं। आज मेश्राम साहब की उम्र 65 साल की है, उनका लोहे का शरीर नहीं है, जैसे हमारा है वैसे उनका ही है। तो एक टाइमिंग होता है इंसान के कार्य करने का। तो नेतृत्व के उम्र के समय को भी ध्यान में रखकर कुछ चीजों को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर सही तरीके से ईमान इस बारे अगर हम लोगों ने काम किए तो 3 महीने में पूरे तहसील के 120 गांव कवर कर सकते। 3 महीने, क्योंकि गांव जो है, एक गांव और दूसरा गांव की दूरी जो है कोई 5-10 किलोमीटर की दूरी नहीं होती है। हर गांव की दूरी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दूरी पर गांव होते हैं। एक दिन में 2 गांव की मीटिंग हो सकती है, एक दिन में 3 गांव की मीटिंग हो सकती है, एक दिन में 4 गांव की मीटिंग हो सकती है। अगर इस प्रकार से अगर हम लोग यूटिलाइज करते हैं, अगर एक दिन में अगर 2 गांव की मीटिंग होती है तो 30 दिन में 60 गांव की मीटिंग होती है। अगर एक दिन में 3 गांव की मीटिंग होती है तो 30 दिन में 90 गांव की मीटिंग होती है। दूसरा बिंदु है प्रसार करना। तीसरा बिंदु है ह्यूमन रिसोर्स निर्माण करना। जैसे आप तैयार हुए वैसे लोगों को तैयार करना होगा इस आंदोलन के लिए। चौथा बिंदु है फाइनेंशियल रिसोर्स निर्माण करना।
क्योंकि कोई भी आंदोलन चलाने के लिए निधि की जरूरत होती है। जैसे इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन माइनस कर दो इंसान मर जाएगा। 1-2 घंटे पानी नहीं मिला चल जाएगा, एक दिन खाना नहीं मिला चल जाएगा, 1-2 घंटे ऑक्सीजन बंद कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो इंसान को जैसे ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे आंदोलन को निधि की जरूरत होती है। जिन लोगों के विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस व्यवस्था के विरोध में अगर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस व्यवस्था से अगर हम लोग सहारा लेंगे तो वो इशारा करेंगे, और आपने इशारा नहीं माना तो सहारा निकाल देंगे। इसलिए ये स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, ये स्वावलंबी आंदोलन अपने बलबूते पर चलाना होगा। जिस वक्त ये संगठन 5,000 रुपये सही तरीके से इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, आज ये संगठन करीबन 35 करोड़ रुपया साल का इकट्ठा करता है, समाज से इकट्ठा करता है, और समाज का आंदोलन चलाने के लिए, समाज का संगठन चलाने के लिए ये संगठन खर्चा करता है। तो फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 5वां बिंदु है कि समाज का नेतृत्व करने के लिए लोगों को तैयार करें। ये 5 बिंदु जिस व्यक्ति के पास होते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो कार्यकर्ता है। अगर ये 5 बिंदु के ऊपर अगर कोई अमल नहीं कर रहा है, वो कार्यकर्ता नहीं। बोल रहा है लेकिन है नहीं, इस पर अमल करना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को एक बात समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी एरिया में आपकी जिम्मेदारी लगाई गई, सबसे पहले तो जितने भी तहसील चंद्रपुर जिला में है, उन तहसीलों पर एक तो प्रभारी की नियुक्ति किया जाए या फिर समन्वयक की नियुक्ति किया जाए। अब आपकी जिम्मेदारी अगर किसी क्षेत्र में लगाई गई, अनकवर्ड एरिया में किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी लगाई गई, जहां पर कुछ भी नहीं है, पानी पीने के लिए गिलास नहीं है, चाय पीने के लिए कप नहीं है, बैठने उठने के लिए कोई चेयर नहीं है, अनकवर्ड एरिया, नया एरिया, अब वहां पर आपकी जिम्मेदारी लगाई संगठन खड़ा करने के लिए। कैसे करेंगे? जहां पर कुछ भी नहीं है, आपका पहचान का नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी लगाई अनकवर्ड एरिया में और आपको संगठन खड़ा करना है, तो दुनिया के लोगों ने, जिन्होंने संगठन निर्माण किए, उन्होंने एक सिद्धांत डेवलप किया कि संगठन कैसे खड़ा कर दिया जाए, बंजर जमीन पर हल कैसे चलाया जाए और फसल का निर्माण कैसे किया जाए। तो उसके लिए 4 बिंदु बताए संगठन खड़ा करने के। पहला, जो अनकवर्ड एरिया है, जहां पर आप संगठन खड़ा करना चाहते हो, वहां पे सबसे पहले मीटिंग लेना होगा। सबसे पहले मीटिंग, और मीटिंग में हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्यूचर प्लान्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 3 ही बिंदु पर चर्चा करो। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्यूचर प्लान, आपके पास आजादी के लिए क्या प्लान है। बस 3 ही बिंदु के ऊपर आधा घंटा बोलो, 1 घंटा बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए। मीटिंग, आप चंद्रपुर जिला के हो, आपने एजुकेशन लिया है, आपको नौकरी मिली है, आप इस जिला के रहने वाले हो, तो निश्चित रूप से रिश्तेदारी तो इसी जिला में होगी, दोस्त मित्र तो इसी जिला में होंगे। मुझे नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति का चंद्रपुर जिला के 4-5 तहसील में कोई पहचान वाला ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं 15 तहसील की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो कोई बहुत दूरी पर है, जीवती, कोरपना, तो आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त मित्र नहीं हो सकता है, लेकिन जनरली जिस जिला का व्यक्ति होता है, जिस तहसील का व्यक्ति होता है, उसका आसपास के एरिया में परिचय होता ही है। तो सबसे पहले मीटिंग, चलो मीटिंग में 5 लोग आ गए। अब 5 लोगों में 5 लोगों ने आपकी बात को सुना। कौन सी? हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्यूचर प्लान्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 5 लोगों ने सुना, लेकिन 3 लोगों ने आपकी बात को नहीं माना।
लेकिन दो लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं, ये जो बात बोल रहा है 100% इसमें कुछ सच्चाई है, चलो देखते ही क्या। वो दो लोगों को साथ में ले। दूसरा बिंदु है प्रशिक्षण। पहला मीटिंग, दूसरा प्रशिक्षण। दो लोगों को साथ में लेकर प्रशिक्षण का आयोजन करो। अगर आप प्रशिक्षण नहीं ले सकते, अपने प्रभारी को बताओ, अपने जिलाध्यक्ष को बताओ, वो व्यक्ति प्रशिक्षक आपको देंगे प्रशिक्षण। अब प्रशिक्षण शिविर जो है वो 3 घंटे का भी होता है और 1 दिन का भी होता है। नया एरिया है, 3 घंटे का ही लगा। मुझे एक कार्यकर्ता का फोन आया गाड़ी में, तो मैं उनसे बात कर रहा था, मैडम भी शायद उस वक्त की। मीटिंग जो है ये मोटिवेशन का कार्यक्रम है, बहुत खास बात बताया। मैं उनको टेलीफोन पर इस रेफरेंस में कुछ बातचीत हो रही थी। मीटिंग जो है ये मोटिवेशन का कार्यक्रम है, प्रबोधन कार्यक्रम ये जनसमर्थन का कार्यक्रम है। प्रबोधन कार्यक्रम हम लोग क्यों लेते हैं? जनसमर्थन हासिल करने के लिए। प्रशिक्षण जो है ये ब्रेन तैयार करने का कार्यक्रम है। तो उसका ब्रेन तैयार होगा तभी तो आपके साथ आएगा। उसका ब्रेन ही अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा कुछ बातों को, तो हमारे साथ आने वाला नहीं है। और यूनिट गठन जो है ये जिम्मेदारी का कार्यक्रम है। तो आपने प्रशिक्षण लगाया। अब प्रशिक्षण में 25 लोग आए, 20 लोग आए, 10 लोग आए। चलो 10 लोग प्रशिक्षण में आए, 3 घंटे का प्रशिक्षण शिविर लिया, नए एरिया की बात बता। तो 5 लोगों ने आपकी बात को नहीं माना 3 घंटे सुनने के बाद भी। लेकिन 5 लोगों को लग रहा है कि नहीं, जो बात कह रहे हैं वो सही है, इनका साथ देना चाहिए। तो तीसरा कार्यक्रम है प्रबोधन कार्यक्रम। ये प्रबोधन कार्यक्रम सब्जेक्टिव होता है, इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव देनी होती है। कार्यक्रम होता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव कौन सा? उस एरिया की जो समस्या है उसका एक सब्जेक्ट बना, और दूसरा आंदोलन का एक सब्जेक्ट बना। कार्यक्रम सब्जेक्टिव है, इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव है। अब कार्यक्रम निर्धारित किया आपने तीसरे हफ्ते में, 1 महीने का शेड्यूल बता रहा हूं। पहले हफ्ते में आपने मीटिंग ली, दूसरे संडे को जाकर आपने प्रशिक्षण लिया, तीसरे संडे को आपने प्रबोधन कार्यक्रम लगाया। अब प्रबोधन कार्यक्रम ओपनली होता है, माइक पर होता है, या स्कूल में होता है, किसी समाज भवन में होता है। अब प्रबोधन कार्यक्रम में 25-50 लोग आ गए। अगर 25 लोग आ गए, मान लीजिए 20 लोगों ने आपकी बात को नहीं माना, लेकिन 5 लोगों का यकीन और विश्वास हो गया कि यही लोग हैं जो समाज को आज़ादी दे सकते हैं, समाज को न्याय दे सकते हैं। वो 5 लोगों को साथ में लेकर चौथा बिंदु है यूनिट गठन। क्या ये 4 प्रक्रिया से हम लोग उस एरिया से संगठन को लेकर जाते हैं? मीटिंग, प्रशिक्षण, प्रबोधन, यूनिट गठन। ये दुनिया के विद्वान लोगों ने, जिन्होंने संगठन का निर्माण किया, जिन्होंने संगठित शक्ति का निर्माण किया, जिन्होंने परिवर्तन लाया, दुनिया का वेल ऑर्गेनाइजर तथागत बुद्धा, जिन्होंने 2500 साल की वर्ण व्यवस्था 45 साल में खत्म की। संगठन शक्ति, संगठन खड़ा करने का जो हुनर तथागत बुद्धा के पास था, उनका ये सिद्धांत है मीटिंग, प्रशिक्षण, प्रबोधन, यूनिट गठन। और यूनिट गठन ये जिम्मेदारी है। और ये 4 प्रक्रिया से जो व्यक्ति जाता है वो पिलर की तरह खड़ा रहता है। वो चाहे कितनी भी आंधी क्यों ना आए, कितने भी तोड़फोड़ का कार्यक्रम क्यों ना आए, कितने भी गद्दारों का कार्यक्रम क्यों ना आए, दुश्मन कितना भी क्यों ना लालच दे, अगर 4 प्रक्रिया से अगर एक आदमी अगर जब जाता है, वो पिलर की तरह खड़ा रहता है। भले हमारे वो समर्थन में ना आए, विरोध करने के लिए वो तैयार नहीं। भले वो हमारे समर्थन में ना आए, भले वो हमारे साथ काम करने के लिए ना आए, लेकिन यह 4 प्रक्रिया से जो व्यक्ति गुजरता है वो विरोध नहीं करेगा। तो इस बात को जो है हम लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये टाइम बॉम्ब कार्यक्रम है, जैसे खोबरागढ़ी मैडम ने जो बात कही कि ये दिसंबर महीना जो है और अगले साल का दिसंबर 23 जो है, हम चंद्रपुर जिला के
1000 गांव में संगठन खड़ा कर सकते। कितना? 1000 गांव में। अगर इस पर अमल किए तो एक साल में 1000 गांव में हम लोग संगठन खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि एक साल के दिन 365 है। अब आपको चंद्रपुर के कलेक्टर ऑफिस पर धरना देना, ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत है। अगर एक गांव से 10 लोग आ गए तो कितने लोग पहुंचेंगे? 10,000 पहुंच गए ना। कितने लोग लाना है? 10 लोग। जो बस होती है उसमें सीटा कितनी अवेलेबल होती है? 52, 55। बस वो गाड़ी में 10 लोग आना है। 1000 गांव आप लोगों ने अगर तैयार किए, एक आदमी भी गांव का आया तो 1000 लोग इकट्ठा। धरना देना, रैली देना, रैली प्रदर्शन करना, निवेदन देना है। बस एक गांव से एक आदमी आता। अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारे लोग चल रहे हैं। जो साइकिल पर थे उनके पास 2 व्हीलर तो आ ही गए। जिनके पास मोबाइल नहीं था, आज तो जो चारवार जो है ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ये गाय बकरी चराने वाला बुराकी, वो भी एंड्रॉइड मोबाइल लेकर जंगल में जाता है। जानवरों की भी रखवाली करता है और एंड्रॉइड में अपने यूट्यूब पर भाषण गाने सुनते रहता है। तो एक गांव से अगर एक आदमी पहुंचा सिर्फ निवेदन देने के लिए 1000 लोग, तो कलेक्टर ना जब 1000 लोग आएंगे तो निवेदन एक्सेप्ट करेगा, और जब 10,000 लोग आएंगे तो चेयर से थोड़ा खड़ा नहीं। उनके पास संगठन शक्ति। इस देश में व्यवस्था सिर्फ एक ही चीज को डरती है, और उस चीज का नाम है संगठन शक्ति। इसलिए संगठन में सफलता 3 चीजों से मिलेगी कि शक्ति संगठन की, समर्थन जनता का, और दांवपेच नेतृत्व के। तो हमारे पास अभी संगठन शक्ति है कि 31 राज्य का और 1.5 लाख गांव का संगठन है। हमारे पास में दांवपेच वाला नेतृत्व है। आज करीबन 45 साल का अनुभव उनके पास में है, और दुश्मन के रणनीति पर, दुश्मन के प्लान को काउंटर प्लान बनाने का अनुभव उनके पास है। अपने समाज को बचाने का अनुभव उनके पास में है। बस सिर्फ कमी है तो जनसमर्थन की। ये जनसमर्थन क्या कर सकता है जानते हैं? हाँ, ये जनसमर्थन केंद्र की सत्ता पलट सकती है। आज 150 करोड़ के करीब भारत की पॉपुलेशन है। 150 करोड़ के करीब। हमें 150 करोड़ लोग या 100 करोड़ लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। बस मिनिमम 3 करोड़ और मैक्सिमम हमने 18 या 20 करोड़ लोग भी अगर हम लोगों ने मोबिलाइज किए तो इस देश में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ईवीएम की समस्या का समाधान हो सकता है। केंद्र की सत्ता हम लोग पलट सकते हैं। अपने बहुजन समाज को हम लोग शासक बना सकते हैं। जन आंदोलन इस देश में कर सकते हैं। आजादी का आंदोलन हम लोग चला सकते हैं। समाज को गुलामी से मुक्त कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं अगर संगठित शक्ति और जन समर्थन अगर हमारे साथ में। और 45 साल में बामसेट ने जो 1.5 लाख गांव में संगठन आज खड़ा किया, और करीबन करोड़ों जो समर्थक आज हमारे इस देश में निर्माण हुए, इसको आधार बनाते हुए अभी बामसेट 3 योजना पर खास करके काम कर रहा है। वो 3 योजना क्या है? अभी हम लोग 3 योजना पर 2029 तक काम करेंगे, जिसमें पहली योजना है भारत बंद योजना, और ये 10 साल का कार्यक्रम हमने निर्धारित किया। साल में 2 बार भारत बंद करेंगे, 10 साल में 20 बार। अब ये एजुकेशन फॉर लिबरेशन की लड़ाई शुरू हो गई 2019 में। पहला भारत बंद हम लोगों ने किया 5 मार्च 2019 को। दूसरा भारत बंद 29 जनवरी 2020 को। तीसरा भारत बंद 25 मई 2022 को, और चौथा भारत बंद 25 जून 2022 को, और अभी 29 नवंबर को भारत बंद। तो ये भारत बंद का जो कार्यक्रम है, ये भारत बंद की जो योजना है, ये योजना क्या है? दुश्मनों को सड़कों पर निपटने की योजना।
दुश्मनों को सड़कों पर निपटने की योजना है और निपटने का पहला कार्यक्रम 6 अक्टूबर को नागपुर में हम लोगों ने किया। हम सारे लोग इतिहास क्रांतिकारी लोग हैं यहाँ पर आए हुए। 6 अक्टूबर जो प्रोटेस्ट मार्च हुआ इंटरनेशनल न्यूज बंद, तो भारत बंद योजना जो है ये दुश्मनों को सड़कों पर निपटने की योजना है। और आने वाले दिनों में महिला के मुद्दों पर भारत बंद होगा, आदिवासी के मुद्दों पर भारत बंद होगा, अभी ओबीसी के मुद्दों पर हो ही रहा है, फिर विद्यार्थी युवा बेरोजगार के मुद्दों पर भारत बंद होगा, घुमंतु जनजाति के मुद्दों पर भारत बंद होगा, सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमानों के मुद्दों पर भारत बंद होगा। हम ऐसी परिस्थिति भारत में लाना चाहते हैं कि अगर आदिवासी की समस्या है तो एससी ओबीसी माइनॉरिटी रोड पर उतरेगा, ओबीसी की समस्या है तो आदिवासी एससी माइनॉरिटी रोड पर उतरेगा, अगर ओबीसी की समस्या, अगर मुसलमानों की समस्या है तो एससी एसटी ओबीसी रोड पर उतरेगा, अगर शेड्यूल कास्ट की समस्या है तो आदिवासी ओबीसी माइनॉरिटी रोड पर उतरेगा। ये परिस्थिति आज देश में निर्माण हो रही है। दूसरी योजना जो हम लोगों ने बनाई वो योजना है राजनीतिक हस्तक्षेप। बहुत सारे लोगों को ये राजनीतिक हस्तक्षेप समझ में नहीं आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए वामसेप जो संगठित शक्ति का निर्माण कर रहा है, ये संगठित शक्ति हम काय के लिए बना रहे? चाटने के लिए? काय के लिए? ये जो संगठित शक्ति हम लोग निर्माण कर रहे हैं काय के लिए? इसका उद्देश्य है, इसका मकसद है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम समाज को शासक बनाना चाहते हैं। हम समाज को शासक बनाना चाहते हैं क्योंकि वर्तमान में राजनीति हमारा भविष्य निर्धारित कर रही है। प्रतिदिन हमारे विरोध में कानून पार्लियामेंट में बने जा रहे हैं, तो राजनीति भविष्य निर्धारित कर रही है। गुलामी किसे कहते हैं? कि भविष्य हमारा और निर्णय लेने का अधिकार किसी और का। तो राजनीति जो हमारा भविष्य निर्धारित कर रहा है और हम लोग संगठित शक्ति निर्माण करना चाहते हैं, अगर उस संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग अगर हम समाज को राजा बनाने के लिए या समाज को शासक बनाने के लिए अगर हम लोग नहीं करते तो फिर क्या के लिए? सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए, भारत बंद करने के लिए, रोड पर उतरने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए? हम समाज को शासक बनाने के लिए संगठित शक्ति निर्माण कर रहे हैं और ये संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग के माध्यम से जो राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, इससे समाज को हम लोग शासक बनाएंगे। इसलिए मैं एक उदाहरण भी देता हूँ कि जैसे उदाहरण के लिए मोहन भागवत बीजेपी का कोई पार्ट एंड पार्सल है क्या? कोई सदस्य है बीजेपी का? नहीं। लेकिन आरएसएस और मोहन भागवत जब राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं तो वो लोग निर्धारित करते हैं केंद्र में सत्ता किसकी होगी, वो लोग निर्धारित करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। हम राजनीतिक हस्तक्षेप इसलिए कर रहे हैं कि मेश्राम साहब कहते हैं कि 2024 तक हम लोग ऐसी परिस्थिति इस देश में निर्माण करेंगे कि केंद्र में हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। और उसका थोड़ी झांकी आप लोगों ने 6 अक्टूबर को देखी है कि आज लोगों का अब विश्वास जो है हो चुका है। दूसरा उदाहरण, बाबा साहब अम्बेडकर ने पुना पैक्ट की वजह से जो दलाल और भड़वे हमारे समाज में निर्माण हुए, तो बाबा साहब ने उनको कहा कि ये दलाल है। बाबा साहब सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, सेपरेट सेटलमेंट भी चाहते थे, लेकिन गांधी जी की वजह से ज्वाइंट इलेक्टोरेट इस देश में लागू हुआ, जिस वजह से हमारे समाज में दलाल पैदा हुए। अब पैदा हुए दलाल, अब दलालों को दलाल ही बोल रहे 45 साल से, ये दलाल है, वो दलाल है, दलाल है, दलाल है। और समाज में अगर हम लाल पैदा नहीं करेंगे तो दलालों को दलाल बोलने का भी कोई अधिकार है? दलाल तो गांधी जी ने पैदा किए, लेकिन समाज में हम लोगों को लाल पैदा करना पड़ेगा। और लाल पैदा करने के लिए और लाल लड़ाई झगड़ा उधर संघर्ष करने के लिए, भिड़ने के लिए हमें लड़ झगड़ने वाले लोगों को भी भेजना पड़ेगा। इसलिए ये राजनीतिक हस्तक्षेप है। तीसरा मुद्दा, जैसा आरएसएस का ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी है, तो बीजेपी के ऊपर नियंत्रण, बीजेपी के ऊपर अंकुश
आरएसएस लगा रहा है। इसलिए मेश्राम साहब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है ये रखा हुआ प्रधानमंत्री है। मेश्राम साहब यही कहते हैं ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ दिखने में प्रधानमंत्री है, लेकिन रियल प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहन भागवत है, आरएसएस के लोग हैं। तो हम राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के ऊपर अगर अंकुश नहीं रहेगा तो आने वाले दिनों में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आ सकती है। इसलिए साथियों, ये वामसेप जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वामसेप आने वाले दिनों में अंकुश लगाने का काम करेगा। तीसरी जो योजना है जिस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, वो तीसरी योजना है सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई। वर्तमान में संविधान पूर्णतः समाप्त हो चुका है। जब ऐसा सेंटेंस हम लोग कहते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कुछ भी बोल रहे हैं, संविधान पर देश चल रहा है और ये खत्म हो गया करके बोल रहे हैं। संविधान पूर्णतः खत्म हो चुका है, सिर्फ एक अधिकार बचा हुआ है और वो अधिकार है बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जिस दिन खत्म हो जाएगी, उस दिन पूर्णतः संविधान खत्म हो जाएगा। और इसको भी आज वर्तमान में पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर, धारा 144 का हवाला देकर आज बोलने पर पाबंदी ला रहे हैं। 27 जून में हरियाणा में डीएनए कॉन्फ्रेंस नहीं होनी थी। 21 अगस्त को उत्तर प्रदेश में वामसेप का स्टेट कन्वेंशन था कानपुर में, नहीं होने दिया। मेश्राम साहब को आज बोलने नहीं दे रहे। 4 सितंबर को छत्तीसगढ़ में जशपुर नाम का जिला है, वहां पर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद कर्मचारी संघ का राज्य अधिवेशन था। यही अध्यक्षता में मेरे ऊपर झूठी एफआईआर कर दी ताकि भविष्य में मैं कार्यक्रम ना कर पाऊं, मैं अपनी बात लोगों तक ना पहुंचा पाऊं। अभी भी वो ऑनलाइन एफआईआर उन्होंने अभी जारी नहीं किया। तो हमारे वकील ने जब पुलिस प्रशासन से जानकारी निकाली कि आपने एफआईआर अपलोड क्यों नहीं की, बोले सेंसिटिव मामला है। अभी 15 नवंबर को और जशपुर में कार्यक्रम है वामन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में, और मैं भी उस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हूँ। तो शायद अब पता नहीं वो 15 नवंबर को जशपुर में क्या होगा, लेकिन अभी हम 15 नवंबर को जशपुर में रहने वाले हैं। फिर उसके बाद में बंगाल में कल कार्यक्रम है, आज ही हाल कैंसिल कर दिया। नागपुर में 6 अक्टूबर को बेजनबाग में हमारा कार्यक्रम था। बेजनबाग में जो कार्यक्रम था नागपुर में, एक दिन पहले हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। कमिश्नर ने कहा हमारे पास उतनी पुलिस फोर्स नहीं है, विजयादशमी की वजह से ऑलरेडी हमारी पुलिस फोर्स काम पर लगी हुई है, अब हमारे पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं। हैरानी की बात, 6 अक्टूबर को 8000 पुलिस वहां पर उपस्थित। जो कमिश्नर कह रहा था हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है, फिर 8000 कहां से लाए? तो जब हम लोगों ने जानकारी निकाली तो कोकण से पुलिस आए, मराठवाड़ा से पुलिस आए, पश्चिम महाराष्ट्र से पुलिस आए। जो परिस्थितियां देश में निर्माण हुई, साथियों, संविधान 2 बार इस देश में जल चुका है। 1949 में आरएसएस ने संविधान जलाया हिंदू कोड बिल के विरोध में। फिर 9 अगस्त को 2018 को शर्मा ने जंतर मंतर पर संविधान जलाया। और अभी आरएसएस के लोगों ने कहा संविधान तैयार हो चुका है, उसका प्रारूप बन चुका है, बस अभी अमल करना बाकी है। 1925 में आरएसएस बनी और 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे हैं, और 100 साल में वो स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाना चाहते हैं और इस देश में संविधान को समाप्त करके फिर से वो मनुस्मृति नाम का संविधान इस देश पर लागू करना चाहते हैं। उस वक्त आगे मटका पीछे झाड़ू था, अब एडवांस टेक्नोलॉजी है, शायद कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। और उसके कुछ पन्ने भी सोशल मीडिया में अभी वायरल हुए हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये जो परिस्थिति है, हमारे कुछ लोग जो है
शेर व शायरी करते रहते हैं, भाषण में चिल्लाते रहते हैं कि संविधान को हाथ लगाए हाथ काट देंगे। अभी सोशल मीडिया में तो एक शायर ऐसी शायरी बोल रहा था, वो अभी मुझे शायरी याद नहीं आ रही। तो इससे संविधान सुरक्षित रहने वाला नहीं है। हमें संगठित शक्ति निर्माण करना होगा और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, वो अधिकारों को अगर सुरक्षित रखना है, आर्टिकल 19 को अगर सुरक्षित रखना है और संविधान को अगर सुरक्षित रखना है, तो राष्ट्रीय स्तर पर हमें सुप्रीम कोर्ट पर लड़ाई लड़नी होगी। और उस रेफरेंस में अभी वामन मेश्राम साहब ने संविधान बचाने के लिए अभी राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई शुरू कर दी। ये 6 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उसके विरोध में अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अभी केस जो है, मामला जो है, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आने वाले दिनों में संविधान को बचाने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए साथियों देशव्यापी संगठन और देशव्यापी आंदोलन और संगठित शक्ति का इस देश में निर्माण किया जाएगा। लास्ट में मैं इतनी ही बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अभी 3 कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम है जो हमारा चरणबद्ध आंदोलन है, उसके 2 चरण अभी बाकी है। अभी रैली प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है बड़े पैमाने पर होना चाहिए और उसके लिए हम लोगों को गांव देहात तक तैयारी करनी होगी। शहरों में जितने भी हमारी बस्तियां हैं SC ST OBC माइनॉरिटी की, उन बस्तियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंगें लेनी होगी, फील्ड वर्क करना होगा। जहाँ तक जो कर्मचारी है, टीचर जो है, शायद कुछ लोगों को 5 नवंबर तक छुट्टियाँ है, 6 तारीख तक है, 6-8 तारीख तक छुट्टियाँ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टीचर कर्मचारी है, अगर उनको 6 या 8 तारीख तक अगर छुट्टियाँ है, तो इस छुट्टियों का हम लोगों ने सही तरीके से अगर यूटिलाइज अगर हम लोग करते हैं और प्रतिदिन अगर 1-2 गांव में अगर हम लोग मीटिंगें लेते हैं, तो रैली प्रदर्शन जो है वो बेहतरीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चंद्रपुर जिला में संगठन तोड़फोड़ का या संगठन न बनने देने का भी एक इम्पोर्टेंट कारण है जो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। वो कारण ये है कि मोहन भागवत भी इसी जिला का, नवरगांव। CISF सिर्फ RSS हेडक्वार्टर पर ही नहीं लगी थी, CISF नवरगांव में भी लगी थी। तो ये उसका जिला भी है। और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने और संगठन ने मेरी जिम्मेदारी भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर लगाई, तो मेरा भी ये जिला है। और ऐसा नहीं कि मोहन भागवत को मालूम नहीं, जब 15-16 साल से काम कर रहा हूँ, देश भर में काम कर रहा हूँ, करीबन 32 स्टेट और 350 से ज़्यादा जिला में फिजिकली गया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मोहन भागवत को हमारे बारे में जानकारी नहीं होगी। तो निश्चित रूप से इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तीसरा, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है वामन मेश्राम साहब, वो भी विदर्भा के, यवतमाल जिला दारवा तहसील में उनका गांव है। तो खास करके विदर्भा में और खास करके इस एरिया में वो संगठन बढ़ने देने वाले नहीं है। लेकिन हम लोगों को अपनी शक्ति लगाकर इस संगठन को हम लोगों को बढ़ाना है। दूसरी एक ऐतिहासिक घटना है चंद्रपुर में कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में धम्म दीक्षा ली और बाबा साहब अम्बेडकर ने चंद्रपुर में भी धम्म दीक्षा दी। तो ये भी एक ऐतिहासिक घटना उसके पीछे है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कम से कम हम लोगों ने अभी अपनी शक्ति जो है उसको हमें थोड़ा गति को हमें तेज करना होगा। तो साथियों, एक है अभी रैली प्रदर्शन और दूसरा है जेल भर, उसकी बेहतरीन तैयारी हम लोगों को करनी होगी। फिर दूसरा कार्यक्रम जो है प्रोत्साहन और राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, हाँ नहीं, अभी जो कार्यक्रम है
प्रोटान का कार्यक्रम है और बीजेएनपी डीएनपी का भी 19 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसकी भी तैयारी हम लोगों को करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट बिंदु बोलने वाला 3 कार्यक्रम बताए, एक है चरणबद्ध आंदोलन के 2 चरण बाकी, अभी प्रोटान और घुमंतु जनजाति का राष्ट्रीय अधिवेशन है उसकी तैयारी, और तीसरा है राष्ट्रीय अधिवेशन। ये राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग हर साल किए, कोरोना में भी हम लोग लिए, वर्चुअल लिए, और कोरोना के बाद में शायद 3 साल बाद ये फिजिकली राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग ले रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन, राज्य अधिवेशन हम लोग क्यों लेते हैं? ये राष्ट्रीय अधिवेशन और राज्य अधिवेशन जिस पर आंदोलन का बजट निर्धारित होता है, जिस पर आंदोलन का प्लान निर्धारित होता है, एक है बजट, एक है प्लान और एक है राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम। तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे सरकार का बजट होता है, अभी हिवाली अधिवेशन होगा ना यहाँ पे नागपुर में होगा, तो राष्ट्रीय अधिवेशन ये हमारे आंदोलन का बजट है। तो इसीलिए जो चंद्रपुर जिला में जो 8 लाख का जो टारगेट मिला है, ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। पिछले बार हम लोगों ने कितना किया था चंद्रपुर में, पिछले अधिवेशन में शायद 5 लाख से ज्यादा ही आंकड़ा गया पिछले अधिवेशन में। तो ये चंद्रपुर जिला इतना इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, महत्वपूर्ण जिला है, तो जो टारगेट हम लोगों को मिला वो टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। जितने भी हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं, तुरंत प्रभाव से आप लोगों ने उनकी लिस्ट बनानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एक भी आदमी ना छूटे। और ये 8 लाख का टारगेट हम लोग आसानी से पूरा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ से राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए डेलीगेट्स लेकर जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी 3 तरीके से करनी है। एक है डेलीगेट्स टारगेट, दूसरा है फंड टारगेट और तीसरा है प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार के लिए वॉल पेंटिंग है, वॉल पोस्टरिंग है और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जितने भी स्रोत है, सभी स्रोत का इस्तेमाल करना है राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रचार प्रसार के लिए। वॉल पेंटिंग और वॉल पोस्टरिंग, आप होर्डिंग्स भी लगा सकते हो। जितना ज़्यादा पब्लिसिटी उतनी ज़्यादा तैयारी, जितनी ज़्यादा आप पब्लिसिटी करोगे उतनी ज़्यादा तैयारी होगी। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय अधिवेशन की हम लोगों को तैयारी करनी है। और राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद में जनवरी महीने से नया प्रोग्राम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, जब राष्ट्रीय स्तर की जनरल बॉडी की मीटिंग जब होगी, उस मीटिंग में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम निर्धारित होंगे। इस बार राष्ट्रीय अधिवेशन 24 दिसंबर से 28 दिसंबर इस बीच में होने वाला है। उत्तर भारत में होगा और वो किसी भी एरिया में हो सकता है, यूपी में भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है या अन्य भी राज्य में हो सकता है। जो राष्ट्रीय अधिवेशन की मैनेजमेंट की जो टीम है, वो सारी टीम इस कार्य के लिए पूरी लग चुकी है और तैयारी में है। और साथियों, आप लोगों ने जो मेरा आज सत्कार किया, आप लोगों ने जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी, और भारत मुक्ति मोर्चा जो आंदोलनकारी संगठन है, मेरी कोशिश रहेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने जो भी मुझे सिखाया, जो भी उनका अनुभव मेरे पास है और मेरा जो 15-16 साल का अनुभव जो मेरे पास है, वो दोनों अनुभव को ध्यान में रखते हुए मैं भारत मुक्ति मोर्चा को आने वाले दिनों में 6 लाख गाँव तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। और पूरा प्लान हम लोग बनाकर पूरे साथ सहयोग के साथ में हम लोग इस आंदोलनकारी संगठन को गाँव देहात तक पहुँचाएंगे। इतनी ही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता था। आप लोगों ने जो सम्मान दिया, इसका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय जोहार, जय भारत। धन्यवाद।